डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के लोक प्रशासन एवं भारतीय प्रशासन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु भारत में लोक प्रशासन का परिवेश पर मैं चर्चा करूंगा और आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और आशा है कि आज का जो आख्यान आपको प्रेषित कर रहा हूं उससे आप लाभान्वित होंगे। इकोलॉजी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय लोक प्रशासन का परिवेश। सामान्यतया जैसे हम जिस परिवेश और पर्यावरण में रहते हैं, उस परिवेश और पर्यावरण का असर, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। यह व्यक्ति की बात है, लेकिन यह व्यक्ति की बात परिवेश और पर्यावरण की है। लेकिन आज की जो परिचर्चा का विषय है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वह भारतीय प्रशासन है कि भारतीय प्रशासन का परिवेश कैसा है। परिवेश अर्थात उसके आसपास का वातावरण कैसा है, वह आसपास किन किन चीजों का स्पर्श करता है, उसकी परिधि क्या है, उसकी सीमा क्या है, वह किस तरह के वातावरण में काम करता है, उसके आसपास का माहौल कैसा है। इसे ही हम कहते हैं भारतीय प्रशासन का परिवेश, किस वातावरण में वो कार्य करता है। तो जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया कि भारतीय व्यक्ति किसी परिवेश और पर्यावरण में काम करता है, किसी प्रकार की इकोलॉजी में काम करता है, उसी तरह लोक प्रशासन जो व्यक्तियों का एक संगठन है। जब हमने आपको लोक प्रशासन का परिभाषा बताई, प्रकृति बताई, तो मैंने आप सबको बताया था कि लोक प्रशासन लोक कल्याण को सुनिश्चित करने वाला एक निकाय है, एक संस्थान है, अर्थात एक संगठन है। तो लोक प्रशासन एक संगठन के माध्यम से काम करता है। यह लोक प्रशासन लोक कल्याण या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो ये संगठन है लोक प्रशासन, वह किस प्रकार के वातावरण में कार्य करता है। तो उसका पहला वातावरण है भारत का संविधान। वह जिस परिवेश और पर्यावरण में काम करता है, उस संरचना को कहते हैं भारत का संविधान। अब यहां प्रश्न उठता है कि क्या संविधान कोई परिवेश हो सकता है? इसकी इकोलॉजी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की इकोलॉजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी? तो वो इस प्रकार होगी कि भारत का लोक प्रशासन जो अपना संपूर्ण कार्य करता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, लोक प्रशासन एक संगठन के रूप में अपना जो संचालन करता है, उसकी रचना संविधान के माध्यम से। और संविधान का अर्थ होता है जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आंग्ल भाषा में के कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी अनुवाद है संविधान। और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन भाषा के कॉन्स्टी शब्द से बना हुआ है। और कॉन्स्टी का अर्थ होता है बॉडी, शरीर। और जिस प्रकार शरीर की प्रत्येक संरचना, ये पूरा शरीर एक संरचना है, तो उसके अलग अलग अंग हैं, अलग अलग घटक हैं, अलग अलग निकाय हैं। और उस पूरे निकाय को समवेत रूप से एक रूप में इस पूरे शरीर की संरचना को, इस पूरे जो मनुष्य की आकृति है, यह संरचना है, उसको हम शरीर कहते हैं। और शरीर का कोई अंग एक दूसरे अंग में हस्तक्षेप नहीं करता है, बल्कि उसका पूरक होता है। इसी प्रकार संविधान के भी विभिन्न अंग हैं और वो प्रत्येक अंग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है और परस्पर व्यापी नहीं है। एक दूसरे का उल्लंघन, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग का इनका रिलेशनशिप नहीं है, एक दूसरे पर परस्पर व्यापी या चढ़े हुए नहीं है, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये हो गया संविधान का सामान्य सा अर्थ। और इसी संविधान के परिवेश में भारत का लोक प्रशासन कार्य करता है। वह इसलिए कार्य करता है कि प्रत्येक राज्य
अपने लिए एक संविधान का निर्माण करता है और संविधान ऐसे तथ्यों का, ऐसे नियमों का संग्रह होता है जो राज्य के संचालन के लिए आवश्यक होता है। संविधान के माध्यम से ही राज्य जो एक अमूर्त परिकल्पना है, राज्य एक अमूर्त संकल्पना है। हम राज्य को देख नहीं सकते हैं, भारत राज्य को देख नहीं सकते। भारत राज्य का अनुभव कर सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक यह जो भू क्षेत्र है वह भारत कहलाता है। तो इसका हम अनुभव करते हैं, हमारी सीमाएं कहाँ तक। तो राज्य को हम देख नहीं सकते, इस विशाल भू क्षेत्र को देखते हैं, विविध प्रकार की वनस्पतियों को देखते हैं, विविध प्रकार के प्रदेशों, क्षेत्रों, पहाड़ों को हम देखते हैं। तो जब राजनीतिक क्षेत्र में यह एक इकाई के रूप में संगठित होता है तो इसे हम राज्य, और इस राज्य को एक इकाई के रूप में संगठित करने का उत्तरदायित्व संविधान पर होता है। तो संविधान किसी राज्य की संचालक शक्ति होती है। संविधान से ही राज्य के कितने अंग होंगे, राज्य की सरकार का निर्माण कैसे होगा और यह राज्य कैसे संचालित होगा, उसमें नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, यह समस्त पदबंध, यह समस्त शब्दावली के माध्यम से अभिव्यक्ति पाता है, जिसे हम संविधान कहते हैं। शासन के 3 अंग होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन अंगों की संरचना कैसे होगी, इनका अधिकार कैसे होगा, ये किस प्रकार अपने कार्य करेंगे, किस प्रकार इन अंगों की संरचना होगी, इन अंगों का निर्माण कैसे होगा, यह सब संविधान में लिखा होता है। यह सारे अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये अपनी शक्तियां संविधान से पाते हैं। इनका स्वरूप संविधान में लिपिबद्ध होता है कि कैसे ये अपना आकार और स्वरूप ग्रहण करेंगे, इनकी अधिकार और शक्तियां क्या होंगी, इनके कर्तव्य क्या होंगे, इनके लक्ष्य क्या होंगे, यह समस्त बातें संविधान में समाहित होती हैं। इसलिए कोई भी राज्य अपने सफल संचालन के लिए, अपने नागरिकों के लोक कल्याण के लिए एक संविधान का निर्माण करता है, और भारत राज्य भी अपने लिए एक संविधान का निर्माण करता है। इसलिए लोक प्रशासन का प्रथम परिवेश या फर्स्ट इकोलॉजी भारत का संविधान होता है। और किसी भी संविधान का निर्माण अपने देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार होता है। संविधान में जो आदर्श होते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत होते हैं, जो आर्थिक सामाजिक मूल्य और सिद्धांत होते हैं, वह सब अपने देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार कोई राज्य अपने लिए संविधान का निर्माण करता है। और यह हमें स्मरण रखना चाहिए कि कोई भी राज्य अपना संविधान लिखता है तो वह विधिवत और सम्यक रूप से लिखता है, कॉम्प्रिहेंसिवली लिखता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि संविधान एक दिन की संकल्पना नहीं है, एक दिन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। संविधान, जब तक यह राज्य की जन संप्रभुता है, जब तक राज्य की सॉवरेंटी है, जब तक राज्य को संप्रभुता है और वह राज्य अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखेगा, इसको भी संविधान ही सुनिश्चित करेगा। तो संविधान उस राज्य के नागरिकों के सपने, महत्वाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होता है। वह राज्य पूरी अपनी अभिव्यक्ति प्रशासनिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से जब अपना स्वरूप और आकार ग्रहण करता है तो उसका नाम होता है संविधान। तो संविधान एक राज्य की जीवन शैली है, संविधान एक राज्य का जीवन है। संविधान के माध्यम से ही उस राज्य का संचालन होता है, संविधान के माध्यम से ही उस राज्य के शासन के 3 अंगों की संरचना होती है, 3 अंगों की कार्य प्रणाली संविधान के माध्यम से निर्धारित होती है। इसलिए उस देश का संविधान उस राज्य के लिए एक पवित्र ग्रंथ होता है और उसी के अनुसार वह राज्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहता है। तो संविधान किसी राज्य की आत्मा है। जैसे शरीर से
श्वास निकल जाती है तो वह व्यक्ति, वह मनुष्य निर्जीव हो जाता है। उसी प्रकार हम किसी सरकार की, किसी राज्य की परिकल्पना बिना संविधान के नहीं कर सकते। संविधान आत्मा है, संविधान श्वास है। इसीलिए किसी भी प्रशासन का जो पहला परिवेश होता है, जो पहला पर्यावरण होता है, वह संविधान होता है। संविधान ही उस प्रशासन की संरचना का निर्धारण करता है। उस राज्य के प्रशासन के स्वरूप का निर्धारक तत्व प्रशासन का संविधान होता है। संविधान स्रोत है। संविधान से ही उस राज्य का प्रशासन जन्म लेता है। इसलिए संविधान स्रोत सर्वोच्च होता है और प्रथम परिवेश होता है। फर्स्ट इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और भारत का संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। भारतीय संविधान का प्रथम परिवेश और पर्यावरण, उसका बाहर का वातावरण, जिस वातावरण में भारत का संविधान कार्य करता है, वह होता है भारत का संविधान। संविधान, हर देश का संविधान अपने देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बनता है और वही देश काल की परिस्थितियों के अनुसार वह अन्य राज्य के संविधान से अपनी भिन्नता स्थापित करता है। और भारत का संविधान इसका अपवाद नहीं है। अपनी विशेष सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों में इस देश का संविधान बना और इस संविधान की अपनी मौलिकता है, अपनी विशेषता है। इसीलिए भारतीय संविधान की भी जो पहली विशेषता है वह है लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान। इसको लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान कहते हैं। अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता ने अपने एक संविधान सभा का निर्माण करके किया है। इसलिए यह संविधान लोगों द्वारा बनाया गया है और यह लोकप्रिय है कि यह जनता इसे स्वीकार करती है क्योंकि यह जनता द्वारा बनाया गया है। और इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया, हम भारत के लोग, अर्थात वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हमने इस देश का संविधान बनाया है, देश के लोगों के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से निर्माण हुआ है इस भारत के संविधान का। तो इसलिए इस संविधान की प्रथमतः या पहली विशेषता है लोकप्रियता पर आधारित संविधान। अर्थात जिस संविधान का निर्माण उस राज्य के नागरिकों द्वारा किया गया है, किसी की इच्छा के अभिव्यक्ति नहीं है, यह किसी दूसरी सरकार द्वारा दी गई सत्ता नहीं है, बल्कि अपने अनुसार हमारा प्रशासन होगा। और इसको भारतवासियों ने सुनिश्चित किया, भारत के नागरिकों ने सुनिश्चित किया अपने द्वारा संविधान का निर्माण करके। ये हो गया लोकप्रिय। प्रभुता का अर्थ होता है संप्रभुता। कोई भी संप्रभु राज्य जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, जब हमारी जन संप्रभुता की प्राप्ति हुई, अर्थात हम परतंत्रता से स्वतंत्र हुए, हम अपनी जन संप्रभुता की प्राप्ति किए, अर्थात भारत पर भारतवासियों का शासन स्थापित हुआ। और यह संप्रभुता दो भागों में होती है। एक आंतरिक संप्रभुता, जिसका अर्थ है कि भारत पर भारतवासियों का शासन होगा, भारत की जनता निर्धारित करेगी कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारी प्रशासन की संरचना कैसे होगी, हमारा प्रशासन कैसा चलेगा। इन सिद्धांतों का निर्माण भारत की जनता करेगी। आंतरिक संप्रभुता है। और एक होती है संप्रभुता का एक स्वरूप होता है वाही, लेकिन मौलिक रूप से जन संप्रभुता संप्रभुता होती है। उसकी दो सामान्य अभिव्यक्तियां हैं। एक आंतरिक, अर्थात भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, इसका निर्धारण भारत की जनता करेगी और भारत की जनता ही इस देश के लोकतांत्रिक आधार पर अपने सरकार का निर्माण करती है, जिसे हम संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये हो गया भारतीय संविधान की जो प्रशासनिक प्रणाली है, वह आंतरिक रूप से संप्रभु है, क्योंकि भारत पर भारतवासियों का शासन है। भारत में कैसी सरकार बनेगी, इसका निर्माण भारत के नागरिक करते हैं। बाह्य संप्रभुता, हम पर राष्ट्र से, विदेशी राज्यों से, अन्य राज्यों से, विश्व के अन्य सभ्य राज्यों से भारत किस प्रकार का संबंध रखेगा, इसका निर्धारण भारत की सरकार करेगी और भारत की जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा। यह किसी विदेशी सत्ता से प्रभावित नहीं होगा। कोई विदेशी राज्य हम पर अपने प्रतिबंध, अपने विचार हम पर आरोपित नहीं कर सकता है। हम चाइना से कैसा संबंध,
चीन से कैसा, साम्यवादी चीन गणराज्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य से, विश्व के किसी भी सभ्य राज्य से हम कैसे संबंध रखेंगे, इसका निर्धारण अगर भारत का संविधान भारत की जनता करेगी और भारत की जनता अर्थात भारत की जनता द्वारा चुने हुए प्रशासन के द्वारा संपन्न होगा, तो इसे हम कहते हैं बाह्य संप्रभुता। और यह बाह्य संप्रभुता या आंतरिक संप्रभुता, जिसे हम संप्रभुता ही कहते हैं, वह लोकप्रियता पर आधारित है, क्योंकि भारत की संप्रभुता का निवास भारत की जनता में होता है। भारत की जनता को अपने सरकार को बनाने और पुनः सत्ता से हटाने का अधिकार होता है, और यह लोकतंत्र में जनता ही करती है। इसीलिए हमारा संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है। अब हमारे संविधान की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह संविधान निर्मित है, लिखित है और व्यापक है। यह संविधान इनएक्टेड है, रिटेन है और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, माने हम निर्मित हैं। हमारे संविधान का निर्माण निश्चित समय पर, जब हम आजाद हुए और हमें एक संविधान की आवश्यकता थी, तो भारत की जनता ने एक संविधान सभा का निर्माण किया और उस संविधान सभा ने इस देश की परिस्थिति के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो भारत का अतीत था, भारत के जो मूल्य थे, जो भारत के विचार थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में और कई सौ वर्षों की गुलामी में हमने जो दंश झेला था, हमारी सामाजिक मनोविज्ञान की जो मनोदशा थी, जो अधःपतन था, समस्त मूल्यों को मिला करके हमने एक संविधान का निर्माण किया। और वो संविधान का निर्माण, हमारा निर्मित संविधान का एक आशय और है कि हमने संविधान बनाया तो उसके लिए व्यापक विचार विमर्श किया। संविधान सभा में हमने बहस की और जो उचित लगा वो संविधान हमने बनाया। और यह किसी विकास का परिणाम नहीं है, किसी परंपरा का परिणाम नहीं है, यह निर्मित है। किसके द्वारा है? भारत के जनता द्वारा चुनी हुई संविधान सभा द्वारा, इसलिए यह निर्मित संविधान है। दूसरा, सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह दुनिया का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां वर्तमान में विद्यमान हैं। दुनिया की जितनी अच्छाइयां हो सकती हैं वो भारत के संविधान में अपनी संरचना में किस तरह उसको ढाला जा सकता है, विश्व के प्रत्येक संविधान के आदर्श को जो भारत के अनुरूप था उसे हमने समाहित किया। और उसी समाहित करने के क्रम में हमारा संविधान मौलिक बने, भारत की परिस्थितियों के अनुरूप बने, भारत की समस्याओं का समाधान करे, इसलिए हमारा संविधान मौलिक बना और विस्तृत हो गया, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अब अन्य देशों के संविधान से अगर इसकी तुलना करें तो कनाडा के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। अरे अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। इस प्रकार अगर विश्व के संविधानों पर दृष्टि डालेंगे तो भारत का संविधान एक विशाल, विस्तृत और व्यापक संविधान दिखाई देता है। और संविधान की एक विशेषता और है भारत के संविधान की, कि हमारा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति लिखित संविधान इसलिए है कि हमारे संविधान सभा ने उस संविधान को लिपिबद्ध किया है। और इसका आशय है कि हम विकास का परिणाम नहीं है, जब जैसी आवश्यकता हुई वो परंपरा को भारत के संविधान ने नहीं अपनाया, बल्कि बिल्कुल विचार विमर्श से हमने इस देश के संविधान का निर्माण किया। हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा व्यापक विचार विमर्श, आत्ममंथन का परिणाम है और उसको लिपिबद्ध किया गया। हम किसी परंपरा का, जैसे ब्रिटेन का विकास अलिखित है, अर्थात वह रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित है, वह विधि शास्त्रियों के मत के अनुसार है, वहां की मान्य सर्वोच्च श्रेष्ठ परंपराओं पर आधारित है। लेकिन भारत का संविधान किसी परंपरा का परिणाम नहीं है। भारत का संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा द्वारा हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हुआ है, जिसमें व्यापक विचार विमर्श
और मतदान की प्रक्रिया से उस सारे तथ्यों को समाहित किया गया। अगर उसमें मत और विसम्मत मत हो सकता था, लेकिन हमने उसको मत भिन्नता को भी वोटिंग के माध्यम से बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से एक स्वस्थ प्रक्रिया से हमने एक संविधान का निर्माण किया है, और वो संविधान हमारा लिखित संविधान। सामान्यतया हम संघवाद भी हैं, और संघ का संविधान प्रायः लिखित संविधान होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य, संघ या राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, तो समस्त बातें लिख दी जाती हैं कि कोई अपने अलग पृथक पृथक अधिकारों का प्रतिदावा न कर सके, क्योंकि प्रतिदावा करने का अवसर ही उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि राज्य के अधिकार या प्रांत के अधिकार और केंद्र के अधिकार या संघ के अधिकार स्पष्टतः व्याख्यायित हैं, स्पष्टतः लिख दिए गए हैं। इसलिए भी संविधान लिखित होता है। हम रीति रिवाज परंपराओं के परिणाम नहीं है, हम इतिहास के का परिणाम नहीं है, बल्कि हमने वर्तमान में 1947 में जब देश को जनसंप्रभुता मिली, हमने अपने संविधान सभा के माध्यम से इस देश का संविधान लिखा है, इसलिए हम लिखित संविधान। उसके बाद हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, जिस पर चर्चा कर दी। हमारी जनसंप्रभुता है, हम किसी दूसरे के आदेश निर्देशों के पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, न करते हैं कभी, न करेंगे। भारत की अपनी संप्रभुता है जो आंतरिक है और बाह्य है। भारत पर भारतवासियों का शासन है, और वह आंतरिक कैसे शासन करेगा और बाह्य कैसे शासन करेगा, विदेशों से कैसा संबंध बनाएगा, इसका निर्धारण स्वयं भारत की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम संप्रभु हैं, और हम संप्रभुता से संपन्न हैं, हम संप्रभुता से युक्त हैं। हम लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र जहां शासन की प्रणाली लोगों पर आधारित है, अर्थात लोग अपनी इच्छा से अपने प्रशासन का निर्माण करते हैं, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। और भारत में जो प्रशासन का निर्माण होता है वो लोकतंत्र के माध्यम से होता है, इसलिए हम लोकतंत्र हैं। और गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है जहां का संवैधानिक प्रमुख, जहां का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जहां संविधान का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, यदि वह निर्वाचित है तो हम गणराज्य हैं। और भारतीय संविधान के संवैधानिक प्रधान और भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी अर्थात भारत के माननीय राष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के द्वारा, पहले जनता लोकसभा का निर्वाचन करती है, विधानसभा का निर्वाचन करती है, वह विधानसभाओं से राज्यसभा का निर्वाचन होता है, और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा ये जनता द्वारा, राज्यसभा प्रत्यक्ष रूप से, पहले राज्यसभा, फिर राज्यसभा, पहले विधानसभा और विधानसभा के माध्यम से पुनः राज्यसभा। तो यह जनता द्वारा राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं का निर्माण होता है, निर्वाचन होता है, और यह विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, विधानमंडल और सदन के दोनों सदन अर्थात भारतीय संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा मिलके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो हमारा जो संवैधानिक प्रधान है, जो हमारा नाममात्र का प्रधान है, जो हमारा औपचारिक प्रधान है, वह निर्वाचित है, इसलिए भारत गणराज्य है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट होता है कि भारत राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी वंशानुक्रम ब्रिटेन की भांति नहीं होता है, बल्कि भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन होता है। इसलिए भारत गणराज्य है और ब्रिटेन गणराज्य नहीं। अब हमारा ये परिवेश हो गया, पहला परिवेश हो गया हमारा भारत का संविधान, और भारत के संविधान की विशेषताओं से इसके प्रशासन की प्रकृति को हम समझ सकते हैं, और इसीलिए हमने ये बताया है और हमारे पाठ्यक्रम में यह समाहित किया गया है कि भारत का संविधान भारतीय लोक प्रशासन का प्रथम परिवेश और पर्यावरण होगा। अब हम दूसरे परिवेश और पर्यावरण पर आते हैं, वह है संसदीय लोकतंत्र। हमने ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र, दुनिया में, विश्व में हमें जो भी लोकतंत्र अच्छा लगा, जो भी मूल्य अच्छा लगा, वो शासन की प्रणाली हो अथवा
मौलिक अधिकार हो, जो भी हमें अच्छा लगा हमने उसे विदेशों से विदेशी राज्यों से ग्रहण कर लिया, पर राष्ट्र से ग्रहण कर लिया, पर राज्य से ग्रहण कर लिया। और संसदीय लोकतंत्र जिस औपनिवेशिक शासन में हमारा एक लंबा कालखंड बीता है, हमने उसको ठीक से जान भी लिया था, समझ भी लिया था, सीख भी लिया था। इसलिए हमने ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से जिसका हमारे ऊपर औपनिवेशिक शासन था, उसी प्रशासनिक प्रणाली को अपनाया, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं जहां शासन का निर्माण संसद के माध्यम से हो। इसका अभिप्राय है कि जिसे हम कहते हैं, जिसका अभिप्राय है कि भारत में जो निम्न सदन है, जिसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, लोकसभा, लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या से आधे से अधिक जिस पार्टी या जिस गठबंधन को प्राप्त हो जाएगा, वही गठबंधन, वही पार्टी अपने सरकार उसके नेता के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा। उसी दल या गठबंधन जिसे आधे से एक अधिक अर्थात 1/2+1 1/2 जिसको लोकप्रिय सदन या निम्न सदन लोकसभा में प्राप्त होगा, 1/2+1, उसी के नेतृत्व में सरकार का निर्माण होगा और उसके नेता को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। इसी को हम कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। इसे वेस्टमिनिस्टर सिस्टम कहते हैं। पश्चिम की मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली, जिसे भारत के संविधान और प्रशासन में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य से अर्थात ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, और इसे ही 1/2 प्रभावी सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक अर्थात 1/2 जिस दल या गठबंधन को प्राप्त होता है, वह दल प्रशासन का निर्माण करता है और भारत के माननीय राष्ट्रपति उस दल या नेता को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और यह संसदीय शासन व्यवस्था हमारी लोक प्रशासन का दूसरा परिवेश और पर्यावरण है। तीसरी विशेषता है हमारा तीसरा जो परिवेश और पर्यावरण है, जो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय BA तृतीय वर्ष के लोक प्रशासन के पाठ्यक्रम में समाहित है, वह है संघ व्यवस्था। भारत एक संघीय व्यवस्था या संघीय प्रशासन वाला राज्य है और किसी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जब हम सत्ता का विभाजन करते हैं, दो समानांतर सरकारों का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संघवाद के नाम से जानते हैं। और यह संघ हमने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से संघवाद की संरचना, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को हमने ग्रहण किया है। और भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में लिखा गया है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन हमने फेडरेशन शब्द नहीं लिखा। इंडिया दैट शैल बी भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, अंग्रेजी में हमने शब्द लिखा। हिंदी में हमने फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया और हमने स्पष्टतः संघ बनाया है, संघ अपने को लिखा, लेकिन हमने राज्यों का संघ कहा। और इसीलिए हमारे ऊपर आक्षेप करते हुए प्रसिद्ध विधि शास्त्री केसी वेयर ने कहा कि भारत पूर्ण रूप से संघ नहीं है, बल्कि भारत अर्थ संघ है। संभवतः केसी वेयर महोदय की अवधारणा का अर्धसंघ कहने का आशय और अभिप्राय यह है कि भारत अमेरिका की तरह राज्यों के पारस्परिक समझौते का परिणाम नहीं, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों ने आपस में समझौता करके अमेरिकी संघ का निर्माण किया, और उसके उल्टे हमने भारत में पहले केंद्र की संविधान का निर्माण होता है और केंद्र सरकार की प्रतिस्थापना होती है, समानांतर रूप से राज्यों में भी सरकार बनती है, लेकिन राज्य एक होगा, दो होगा, या दो राज्यों को मिला दिया जाएगा, या तीसरा राज्य बनेगा, या जितने राज्यों की संख्या बढ़ानी होगी, इसका निर्णय भारत की संसद करती है, भारत की व्यवस्थापिका करती है। तो इसका अनन्य एकमात्र अधिकार राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का सृजन, यह समस्त अधिकार भारत सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास सुरक्षित और संरक्षित है। इसलिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह एक
स्वतंत्र या आपसी पारस्परिक समझौते का परिणाम वाला संघ नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे प्रकार का संघ है, एक नवीन प्रकार का संघ है, जिसे नवीन संघ का नाम दिया डी बसु साहब ने। डी बसु ने कहा कि भारत का संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है, न तो पूर्णतः एकात्मक है जैसा कि ब्रिटेन का संविधान है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह एक नवीन प्रकार का संघ है। इसी प्रकार रतनलाल धीरजलाल ने भी, जो भारत के प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी कहा कि एक नवीन प्रकार का संघ है। लेकिन हम भारतीय संविधान के साथ न्याय नहीं करेंगे जब हम कहेंगे कि हम न तो पूरा संघ है, न तो पूरी तरह एकात्मक है, दोनों का सम्मिश्रण है, डी बसु साहब ने कहा। और इसी तरह की विचारणा प्रस्तुत की रतनलाल धीरजलाल ने। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, भारतीय संविधान के शिल्पी, उन्होंने कहा, अब संविधान सभा में इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग विचारों से नहीं देखा गया है या तंग विचारों में नहीं ढाला गया है, और मौलिक रूप से हम एक संघ हैं, लेकिन हम उस तरह का प्रतिदावा नहीं करते हैं कि हम एक मजबूत समझौते का परिणाम है। उस प्रकार का भारत संघ नहीं है। लेकिन हम भारतीय संविधान और प्रशासन का पर विचारण करें तो हम मूल रूप से अधिकाधिक रूप से संघ ही रहते हैं। जैसे एकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, ये कई ऐसे आक्षेप हैं, ये कैसे ऐसे तत्व हैं। एकल नागरिकता है, हमारी एकहरी न्याय प्रणाली है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और भारत में आपात उपबंध 352, 360 और 356 के प्राविधान हैं, जो संघवाद पर आक्षेप हैं, संघवाद को एकात्मकता में परिवर्तित कर देने वाले तत्व हैं। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में भारत को संघात्मक कहना उपयुक्त होगा? तो यह इसलिए उपयुक्त होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हम संघात्मक ही हैं, लेकिन एकात्मक की ओर झुके हुए हैं। और वो हमारी भारतीय प्रशासन की एकात्मकता इसलिए है ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, क्योंकि भारत ने अपनी आज़ादी रक्त रंजित प्राप्त की है, लोकतांत्रिक तरीके से अहिंसक रूप से प्राप्त की है। बहुत हमारे स्वतंत्रता संग्राम के ज्ञात अज्ञात शहीदों के बलिदान से प्राप्त हुई है। इसलिए इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखने का संकल्प भारत की संविधान सभा ने लिया था। इसलिए भारत का संविधान, हमारा संविधान संवैधानिक होते हुए भी, हमारा संघात्मक होते हुए भी, संघ की प्रशासनिक प्रणाली को अंगीकार स्वीकार करते हुए, उसके अस्तित्व को बनाए रखते हुए भी, देश की एकता और अखंडता को दृष्टिपथ में रखते हुए हमने एकात्मकता के महत्वपूर्ण तत्वों को अपने साथ जोड़ लिया है, समाहित कर लिया है। इस प्रकार हम एक ऐसे संघ हैं जो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। इसलिए हमारे संविधान का यह तीसरा परिवेश, पर्यावरण, परिधि और सीमा और जिस वातावरण में काम करता है संरचना, वह संघवाद है। और संघवाद में हमेशा ध्यान रखें कि हम अमेरिका की तरह संघ नहीं है, लेकिन अगर केंद्र की सरकारें हैं तो भारत की राज्यों की भी सरकारें हैं, समानांतर रूप से सरकारें चलती हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में अपनी प्रशासनिक और विधिक व्यवस्था का संचालन करते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया संपादित करते हैं। इसलिए हम इस संघ की मौलिक संरचना के साथ एकात्मकता के तत्व को समाहित करते हुए एक ऐसे संघ हैं जो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। अब हमारा जो चौथा परिवेश और पर्यावरण है, वह है आर्थिक नियोजन का। भारत जब स्वतंत्र होता है और हमारे पास कुछ नहीं था, प्रकृति पर आधारित हमारी कृषि व्यवस्था थी, हमारे पास विपुल संपदा थी, लेकिन हम एक दीर्घकाल की गुलामी में भारत की बहुत आर्थिक अपहानि हुई थी। लेकिन हमने नियोजन की किसी विशिष्ट प्रक्रिया को नहीं अपनाया। हमने बल्कि क्या किया, हमने हमारी जो चुनी हुई सरकार है उसके विवेक पर छोड़ दिया, और भारतीय संविधान और भारत की जो नई चुनी हुई सरकार थी, बल्कि अंतरिम जो सरकार थी 1950 में ही एक संकल्प के माध्यम से भारत का क्रमिक विकास क्या हो, उसके लिए आर्थिक योजना किस प्रकार बनाई जाए, इसके सोच के लिए, विकास के
स्वरूप को आकार देने के लिए, विकास का प्रारूप तैयार करने के लिए, विकास का ढांचा बनाने के लिए 1950 में भारतीय मंत्रिमंडल के संकल्प से एक योजना आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य था कि यह एक परामर्शदात्री संस्था थी जो मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री को परामर्श देती थी कि भारत के क्रमबद्ध विकास की योजना कैसे बने। तो इसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया और योजना आयोग लगातार पंचवर्षीय योजना चलाता रहा, आर्थिक नियोजन को सुनिश्चित करता रहा और निश्चित रूप से भारत उत्तर प्रगति करता रहा। और इस संदर्भ में यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि हमने योजना आयोग बना दिया, लेकिन एक भारतीय संविधान का अध्याय 4 है जिसे हम कहते हैं भारत का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। हमारे राज्य के क्या निर्देशक तत्व होंगे? वो तत्व जिनकी संगणना, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। हमने उसको अध्याय बता दिया, वो भाग 4 है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं जो भारत के प्रशासन के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि अगर भारत के प्रशासन को अगर नीति बनानी हो, उन पर निर्णय करना हो, नीतियां बनानी हो, निर्णय करना हो, अर्थात भारत के प्रशासन को अगर भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करना है तो उसके लिए निम्नलिखित आदर्श होंगे। मेरे कहने का अभिप्राय है कि भारत के संविधान में योजना के लिए कोई स्पष्ट प्रारूप नहीं बनाया गया है, लेकिन यह जो भाग 4 है इसमें सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि भारतीय लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या होगा। जैसे एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई जैन पारसी के लिए अलग से दीवानी विधियां नहीं होनी चाहिए जिसे सिविल विधि कहते हैं। गौ वंश का संरक्षण होना चाहिए, प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ये सारे पदबंध शब्दावली जो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं, उनका उल्लेख भारत के भाग 4 में स्पष्टतः किया गया। इसी तथ्य को दृष्टिपथ में रखते हुए प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी और लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण विद्वान ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान का भाग 4 भारतीय संविधान के नीति निर्धारित करने वाले नीति निर्देशक तत्व एक सामाजिक प्रलेख हैं, एक सोशल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें हम भारत के संविधान में भारतीय प्रशासन के सामने क्या लक्ष्य हैं, क्या चुनौतियां हैं और किस दिशा में उसे चलना है, इसका निर्धारण भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में किया गया। यह एक नियोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने उसे सामाजिक प्रलेख कहा। तो इस प्रकार हमारा ये जो परिवेश है, आर्थिक नियोजन जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, और बिना प्लानिंग की, जैसे हमने आपको परिभाषा बनाई थी, लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ड कहा है, तो उसमें पी प्लानिंग है कि कोई भी लोक प्रशासन बिना नियोजन किए, बिना प्लानिंग किए अपने विकास के महत्तम स्पर्श को स्पर्श नहीं कर पाएगा, अपनी महत्तम उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाएगा। इसलिए लोक प्रशासन के लिए नियोजन एक आवश्यक, अपरिहार्य प्रक्रिया है और भारतीय प्रशासन के परिवेश और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग, एक महत्वपूर्ण पक्ष है आर्थिक नियोजन, और इसको भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। अब इसका अंतिम पॉइंट बचता है परिवेश और पर्यावरण का, वह है सोशलिज्म या समाजवाद। भारतीय समाजवाद भारत के संविधान की इस समय प्रस्तावना में समाहित था और समाजवाद शब्द प्रत्यक्षतः मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, और मूल संविधान में न तो धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख था, संविधान में समाजवाद का उल्लेख नहीं था। भारत के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवाद शब्द को जोड़ा गया और समाजवाद का अर्थ और अभिप्राय है
व्यक्ति के, अपने नागरिकों की, भारतीय प्रशासन का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की परिपूर्ति करे और अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करे। और यहाँ अधिकतम कल्याण और न्यूनतम आवश्यकताओं का अभिप्राय है कि भारत की का लोक प्रशासन आधारभूत संरचना का विकास करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करे। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर है रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये इत्यादि जो प्रारंभ और व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना, यह है हमारे समाजवाद का परिवेश और पर्यावरण। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत की प्रस्तावना में किया गया। लेकिन यह अंततः यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत के संघ का जो महत्वपूर्ण वाद निर्धारित हुआ 1980 में, और इसमें 80 में और एक बात और निर्धारित होता है, धारवाड़ कर्मचारी बनाम कर्नाटक राज्य 1990 में। इसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में वर्णित उपबंधित प्रस्तावना के शब्द समाजवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया और कहा कि यह दुनिया के किसी भी परिचित समाजवाद से भारत का समाजवाद अपने माटी का, अपने ढंग का विशिष्ट समाजवाद है, जिसका अर्थ है भारत के नागरिकों का अत्यधिक कल्याण करना, उनके आधारभूत संरचना का विकास करना, उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना। तो ये हो गया हमारे संविधान का यह चौथा समाजवादी परिवेश और पर्यावरण। एक चीज का मैं और उल्लेख करूंगा, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय प्रशासन ने 1991 में अपनी आर्थिक प्रक्रिया को उदारीकरण के, विश्व के जो उदारीकरण का परिवेश और प्रक्रिया थे उससे अपने को एकीकृत कर लिया। उसमें अर्थात उदारीकरण, खगोलीकरण, भूमंडलीकरण को विवशता के स्वर में स्वीकार कर लिया। अब हम एक उदारीकरण के नए दौर में प्रवेश कर चुके थे और हमारी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, हमारी अर्थव्यवस्था लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था जी, हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित लोक कल्याणकारी के साथ साथ हम वर्ण अर्थव्यवस्था थे, हम ज्यादा निर्यात नहीं करते थे। अब दुनिया के लिए हमने अपनी बाजारों पर जो प्रतिबंध लगाया था, दुनिया के अन्य देशों के नागरिक और उनके व्यापारिक संस्थान भारत में उस तरह के व्यापार नहीं कर सकते थे, तो हमने अपनी अर्थव्यवस्था की दीवारों को ऊंचा बना दिया था। और हम अगर भारत में कोई विदेशी कंपनी आती थी तो उस पर हम ज्यादा सीमा शुल्क लेते थे, तो ये नीतियां कठोर थी, इसलिए भारत में कोई व्यापार करने के लिए नहीं आता। भारत की जनता की क्रय शक्ति के अनुरूप वो सामान नहीं दे सकते थे, वस्तु नहीं दे सकते थे। लेकिन अब भारत में पूंजी का अभाव हो गया था, इस पर दूसरे खंड में हम अपने पाठ्यक्रम में परिचर्चा करेंगे। तो भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को जो कठोरता थी उसको उदार बना लिया, जो सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क की जो अधिकता थी उसको घटाया और भारत में पूंजी निवेश को आमंत्रित किया, जिसे हमारी आवश्यकता नहीं, विवशता थी। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था यू टर्न लेके घूम गई और जब घूमती है तो कुछ झटके लगते ही हैं। और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का, प्रशासनिक व्यवस्था का उदारीकरण हो गया। तो इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से पड़ा। भारत ने अपने मंत्रिमंडल के आकार को घटाया। अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उदारीकरण के परिवेश और पर्यावरण में क्या भारत का संविधान में वर्णित उपबंधित भारत का समाजवाद शब्द सुरक्षित है? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारा समाजवाद सुरक्षित है। भारतीय संविधान, भारतीय लोक प्रशासन ने जो उदारीकरण, जो विनिवेश की नीति अपनाई है, उस विनिवेश की नीति में भारत से जो बाहर की कंपनियां आएंगी, जो विदेशी कंपनियां आके अपना निवेश करेंगी, अपनी पूंजी लगाएंगी और भारत अपना आकार, अपना निजी क्षेत्र बढ़ा रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र को कम कर रहा है, तो क्या इसमें समाजवाद सुरक्षित है? निश्चित रूप से हमारा भारत का संविधानवाद सुरक्षित है। इतने सेफगार्ड, इतने सुरक्षा कवच लगाए गए हैं कि कोई विदेशी कंपनियां अगर भारत में व्यापार करने के लिए आएगी और अपना शेयर वो बेचेगी, अपना अंश बेचेगी, उसको केवल और केवल भारत के नागरिक ही खरीद सकते हैं। कोई विदेशी नागरिक भारत के निवेश करने वाली कंपनी का शेयर नहीं खरीदेगा, अंश नहीं खरीदेगा। इस प्रकार हमारा भारत का संविधान
में उपबंधित समाजवाद परिपूर्ण रूप से सुरक्षित है। और दूसरा महत्वपूर्ण कि जिस तरह के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे समाजवाद की परिभाषा की, व्यक्ति का अधिकतम कल्याण करना, तो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर इसकी व्याख्या की और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत सरकार, आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, लोक कल्याण के क्षेत्र में लगातार भारत का प्रशासन प्रयत्न कर रहा है, कार्य कर रहा है और उसमें उसको सफलता भी मिल रही है। इसलिए हमारा यह समाजवाद हमारा 5वां परिवेश और पर्यावरण था जिसमें इसको कार्य करना होता है। आशा है आज का आख्यान आपको लाभान्वित करेगा, आपके लिए लाभप्रद होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज का आख्यान बंद करता हूँ। इस पर संपूर्ण चर्चा हो गई है। फिर अगले आख्यान में हम आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत